स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और इसमें तो कोई शक नहीं कि अमित शाह एक चालाक राजनेता है, श्रूड पॉलिटिशियन है और एक तरह से उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी का जो झंडा है उसका जो परचम है उसको उन्होंने लहराया है, बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ाया है और किस तरह से वैसे राज्यों में भी कमल खिला दिया है जहां पर बीजेपी का पहले कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं कि अमित शाह बेहद चालाक राजनेता हैं। लेकिन ऐसे राजनेता का खास करके यूपी जैसे इलेक्शन में, यूपी जैसे चुनाव में किसी राइवल पार्टी यानी कि जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके नेता के लिए पब्लिक एक तरह से मंच से अगर किसी प्रशंसा के शब्द सुने जाते हैं, बोले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कौतूहल पैदा करता है। लोगों को आश्चर्य होता है कि अमित शाह जैसे श्रूड पॉलिटिशियन अगर किसी राजनेता की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। तो पिछले हफ्ते उन्होंने एक तरह से जो तारीफ के पुल बांधे मायावती के, उसके मतलब क्या थे, उससे पहले के जो चरण थे जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी की प्रशंसा की थी उसके मतलब क्या है, और इस समय प्रियंका गांधी जाकर कबीर चौरा या कि बनारस में जो कबीर चौरा कबीर मठ है वहाँ पर डेरा डाल दिया है। तो किस तरह ये सारे जो कनेक्शन मिले हुए हैं और इन सारे कनेक्शन जो हैं, सबके जो कनेक्शन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में। पिछले हफ्ते जब अमित शाह ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने मायावती की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मायावती, जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि मायावती इस इलेक्शन में एक तरह से कॉर्नर हो रही हैं और ये उनका एक तरह से खराब इलेक्शन होगा, यानी कि 2017 की ही तरह अगर उसकी तुलना करें, 2017 में भी मायावती एक तरह से राउट हो गई थी, खत्म हो गई थी, 19 सीटें सिर्फ उन्हें असेंबली की मिली थी। ये अलग बात है, उनका जो वोटिंग परसेंटेज था, वोट परसेंट था, वो इंटैक्ट था, यानी कि 21 और 22% के आसपास का जो मत प्रतिशत था वो उनको मिला था। जो उनका जो कोर वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है दलितों में, उसने मायावती का साथ नहीं छोड़ा था। इस इलेक्शन में कई सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका ये कहना है कि जो जाटव वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे दरक रहा है, खिसक रहा है। वो क्यों खिसक रहा है? क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी एग्रेसिव पोचिंग करनी शुरू की है उस जाटव वोट बैंक में भी। लेकिन इन सब के बीच में जब 4 फेज के इलेक्शन गुजर चुके थे, यानी कि 4 फेज का वेस्टर्न यूपी से जो मध्य यूपी है वो सारे इलाके चुनाव से निपट चुके थे, तो अमित शाह ने एक इंटरव्यू में मायावती की तारीफ की। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अक्सर तो जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब सार्वजनिक मंच से भाषण देते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं उसका तो कोई वजूद नहीं है, जैसा कि वो अखिलेश के लिए बीजेपी के हर नेता कह रहे हैं कि अखिलेश तो निपट गए, अखिलेश तो पहले दूसरे फेज के बाद ही चुनाव हार गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक तरह से जिस तरह से यूपी की जो पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई है उसमें अखिलेश यादव एक तरह से सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पे टिके नहीं रह सकते। वैसे में मायावती की तारीफ करना लोगों को आश्चर्यचकित किया। कई लोगों ने कहा कि ये क्या पोस्ट पोल सिनेरियो की एक तरह से साथी की तलाश है, क्योंकि अमित शाह या बीजेपी लीडरशिप को लगता है कि अगर कांटे की टक्कर हुई और उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो मायावती कहीं ना कहीं एक अलायंस पार्टनर हो सकती है, जैसा कि मायावती पहले भी बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया है। और लालजी टंडन तो यहाँ तक कि उनके मुँह बोले और राखी वाले भाई थे, उनसे राखी भी बंधवाते थे और किस तरह से दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। तो इसलिए मायावती को बीजेपी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसलिए अमित शाह कहीं ना कहीं उसके सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को जानते हैं और बीजेपी के जो लीडर हैं वो जिस पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो अमित शाह के इस चालाक मूव या फिर जो चालाकी भरे कदम थे उसको समझ रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि अगर अमित शाह को मायावती के साथ ज़रूरत पड़ी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये मान लें कि बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गई और अमित शाह को मायावती की ज़रूरत पड़ी, तो क्या अमित शाह उसके लिए मध्य चुनाव के बीच में, बीच चुनाव के बीच में इस तरह के संकेत देंगे, या फिर वो चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तब वो मायावती के साथ सीट एडजस्टमेंट या फिर अलायंस की
के लिए उनका साथ चाहेंगे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अमित शाह जैसे नेता के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। एक वो फ़ोन कॉल पे मायावती को लाइन पे ले सकते हैं। और चूंकि मायावती वैसे ही इस समय यूपी के पॉलिटिक्स में कॉर्नर पे खड़ी हैं, उनके लिए भी एक गुडी गुडी सिचुएशन होगा कि वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे आ जाएंगी, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं पावर के सेंटर तक पहुंचकर अपनी बार्गेनिंग पावर के आधार पर बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना प्रेफर नहीं करेंगी वैसी स्थिति में, क्योंकि उनको ईडी सीबीआई से भी बीजेपी बचाएगी और साथ में बीजेपी के साथ रहने के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें तो चुनाव नतीजे आने के बाद हो सकती है। तो फिर अमित शाह ने मायावती की तारीफ क्यों की मध्य चुनाव के बीच में, बीच चुनाव के बीच में, ये सवाल आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की उस टाइमिंग को देखिए। अमित शाह ने जब ये बात कही तो चौथे चरण के बाद कही, जो कि 5वां, 6ठा और 7वां चरण है यूपी का। वो सारे चरण ईस्टर्न यूपी का है, जो ईस्टर्न यूपी बीजेपी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पिछले चुनाव में अगर देखें तो बीजेपी ने इस इलाके से तकरीबन 125 सीटें से ज़्यादा इस इलाके से जीती थी। और ये इलाका है जो प्रधानमंत्री की अपनी होम कंस्टिट्यूंसी है। ये वो इलाका है जहाँ पे दलितों का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कास्ट के हिसाब से देखें, बाकी कास्टों की जनसंख्या को देखें, उनके पॉपुलेशन को देखें, तो दलित जो आबादी है सबसे ज़्यादा है, यानी कि 50 लाख से 60 लाख से ज़्यादा दलितों की आबादी है। उसके बाद जो आबादी आती है वो यादव और मुस्लिम की आती है। और यादव और मुस्लिम किसके सपोर्टर हैं इस समय इस चुनाव में? वो हैं अखिलेश यादव के। बीजेपी का फ़ायदा कैसे होगा? बीजेपी का फ़ायदा तब होगा कि बहन जी इस पूरे कॉन्टेस्ट में, यानी कि जो ईस्टर्न यूपी का कॉन्टेस्ट है, उसमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। तभी कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो सरकार से जो नाराज़ लोग हैं, वो उनका वोट डिवाइड होगा। और वोट डिवाइड होगा, अखिलेश का उससे नुकसान होगा और बीजेपी का उससे फ़ायदा होगा। तो ये कुल मिलाकर अमित शाह की स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट था कि इसलिए उन्होंने बीएसपी की तारीफ की, मायावती की तारीफ की, ताकि जो मायावती का कैडर है वो एक एनर्जी के साथ, उनको ये लगे कि अमित शाह कह रहे हैं कि भाई बीएसपी फाइट में है और बीएसपी को मुस्लिम वोट भी मिल रहा है, बीएसपी को जाटव वोट भी मिल रहा है। तो बीएसपी का कैडर उत्साहित होकर, जो हतोत्साहित हो गया था, वो कहीं नई एनर्जी के साथ उस चुनाव में फाइट करे। और फाइट करने का मतलब ये है कि वो समाजवादी पार्टी के वोट को काटे, क्योंकि बीएसपी ने उन सारे इलाकों में ढेर सारे मुस्लिम कैंडिडेट दिए हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है। मुसलमान कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। वैसे में अगर बीएसपी मुस्लिम वोट को डिवाइड करेगी तो फायदा बीजेपी का होगा। यही वेस्टर्न यूपी में भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी और उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर बीएसपी ने भी वेस्टर्न यूपी में भी ढेर सारे मुसलमान कैंडिडेट दिए थे। तो पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि बीएसपी जो है वो पूरी एनर्जी के साथ अगले जो ईस्टर्न यूपी के चुनाव है वहां पर लड़े, ताकि उसमें बीजेपी का फायदा हो। दूसरी जो स्ट्रैटेजी थी कि आप देखें कि जिस तरह से इस इलाके में दलितों की जनसंख्या है और जिस तरह से दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई है पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2014 के बाद जो गैर जाटव दलित हैं उनमें ज़्यादातर वोट बैंक में, चाहे वो पासी हो चाहे कोरी हो, उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और अब वो बीजेपी को वोट करते हैं, जो एक ज़माने में काशीराम के सहारे वो बहन जी को वोट करते थे। लेकिन जो जाटव वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है बहन जी के पास में। और आप अगर आगरा से लेकर बुंदेलखंड और सारे इलाकों में घूमें, उन इलाकों में लोग ये कहते हैं कि ठीक है बहन जी पावर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन तभी हम बहन जी को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? क्योंकि बहन जी दलितों की एकमात्र नुमाइंदगी करती हैं। तो इसलिए जाटव वोट बैंक उनका टूटा नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जिस तरह से जाटव लीडरशिप को मौका दिया है, जिसमें कांता कदम से लेकर बेबी रानी मौर्य से लेकर तमाम ऐसे जाटव नेताओं को उन्होंने न केवल राज्यपाल बनाया, राज्यसभा पहुंचाया, बल्कि इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पार्टी के संगठन और सरकार में रखा, ताकि जाटव वोट बैंक में, जो जाटव वोट बैंक को ये लगे कि जिस सीट पर बहन जी नहीं जीत रही, जहां पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वो जाटव वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो जाए।
तो अमित शाह का दूसरा जो टारगेट था वो मायावती का जाटव वोट बैंक था, कि ताकि वो वोट बैंक बीजेपी से उस तरह से दुश्मनी की निगाह से न देखे, बल्कि वो सिंपैथेटिक, एक सहानुभूति की नज़र से देखे और उसे लगे कि इस सीट पर तो समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, बहन जी जीत नहीं रही, तो वैसे स्थिति में बीजेपी को वोट करो। तो यानी कि जाटव वोटों में सहानुभूति जताने के लिए, सहानुभूति जगाने के लिए जिस तरह से अमित शाह ने बहन जी की तारीफ की, उससे जाटव वोट बैंक को टारगेट करने का निशाना था। क्योंकि अगर यूपी में देखें, जो जाटव वोट बैंक है वो 2 धड़े में डिवाइडेड है। उसमें से आधे जो जाटव हैं वो कबीरपंथी हैं, आधे जो जाटव हैं वो रविदासिया सेक्ट को मानते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, बनारस का इलाका, जो कि कबीर का गढ़ है, बनारस में कबीर का जन्म हुआ था, और जिस तरह से आप देखिए पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कबीर को एप्रोप्रिएट किया है, जिस तरह से उन्होंने कबीर की जो 500वीं जयंती थी, जब प्रधानमंत्री 2018 में गए थे उस जगह पे जहाँ पे कबीर का निधन हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने कबीर के नाम पर बनारस में इंटरनेशनल सेंटर बनाने की घोषणा की। इसके अलावा अगर आप देखें कि अंबेडकर जो कि संविधान जिन्होंने बनाया था, उसको जिस तरह से बीजेपी ने एप्रोप्रिएट किया है, बीजेपी ने ये घोषणा की कि अंबेडकर के जो 5 ऐसे स्थल हैं, तीर्थ स्थान है, उनको बीजेपी तीर्थ स्थान के रूप में बनाएगी। मसलन जहाँ पे अंबेडकर के मऊ में जन्म हुआ था, अंबेडकर की पढ़ाई लंदन में हुई थी, उस जगह को बीजेपी ने संग्रहालय, म्यूजियम बनाने की घोषणा की। उनका घर बिकने वाला था, और ये बीजेपी का कैडर यूपी में कहता है उन जाटव वोट बैंक के बीच में कि उनका घर बिकने वाला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको घर को बचाया और उसको संग्रहालय बनाया। तीसरा, जो अलीपुर में जहाँ पर अपने अंतिम दिनों में अंबेडकर रहे थे, उस जगह को किस तरह से बीजेपी बना रही है एक म्यूजियम के रूप में। जो अंबेडकर सेंटर जो जनपथ में बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बीजेपी आरएसएस के आज की तारीख में कार्यक्रम होते हैं, उस अंबेडकर सेंटर जनपथ पे होते हैं। तो इसलिए कि सिंबलिज्म, अंबेडकर को किस तरह से हम सम्मान दे रहे हैं, जो कि दलितों के सबसे बड़े पूज्य आराध्य देव हैं। इसके अलावा नागपुर, जहाँ पे उनका एक तरह से ज़्यादातर समय बीता, और बॉम्बे, इन सारे जगहों को 5 तीर्थस्थली के रूप में बीजेपी प्रमोट कर रही है, बना रही है, ताकि दलित वोट बैंक उसे मिल जाए और जाटव भी मिले। तो इसलिए बीजेपी की जो नज़र उस वोट बैंक पे पहले से थी, और बहन जी की तारीफ करके अंबेडकर के सेंटर को नई कायाकल्प देकर उसकी नज़र, बीजेपी की नज़र उस जो 5वें फेज, 6ठे फेज, 7वें फेज के जो चुनाव है, जहां पर 164 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी की नज़र उन सीटों पर है। प्रियंका गांधी भी गई हैं बनारस, वो भी अंबेडकर, वो भी जो कबीर का सेंटर है, कबीर का जो मठ है, वहाँ पे अगले 3 दिन बिता रही हैं। वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से संगीत और किस तरह से कबीर का जन्म और उसके बाद उनका लालन पालन हुआ, उस घर में रहकर वो भी उसी वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से उसका एप्रोप्रिएशन कर रही है। बहन जी तो पहले से ही दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी चैंपियन है। तो कुल मिलाकर ये जो चेसबोर्ड बिठाया गया है, वो सब उस ईस्टर्न यूपी के चुनाव को ध्यान में रखकर उस चेसबोर्ड को बिठाया गया है, ताकि दलितों का जो वोट बैंक है वो उन पार्टियों को मिल सके। शंकर एनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।